ये जो वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये 2007 और 8 का वाक़या है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त 14 या 15 साल की थी। मतलब मेरी इतनी उम्र थी कि अगर मैं कोई चीज़ देखूं तो उसको आसानी से याद रख सकती थी। हम लोग कराची के एक बहुत ही मशहूर इलाके जोड़िया बाज़ार में रहा करते थे। अक्सर ऐसा होता कि सोते सोते लेट नाइट हो जाया करती थी, तो जो मेरी मदर थी वो मुझे डांटा करती थी और कहती थी, निदा कोशिश किया करो कि टाइम पे सो जाओ। लेकिन वो जो एज थी, आपको पता है कि वो बगावत वाली उम्र होती है। आप अपने पेरेंट्स की या किसी भी गार्डियन की बात को आसानी से नहीं माना करते। तो वैसे ही मसले मेरे साथ मौजूद थे। मैं भी अक्सर लेट नाइट तक गैलरी में बैठी रहती, मोबाइल यूज़ करती रहती। और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत ही बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद था, जिसे आप एक बड़ा सा मैटरनिटी होम भी कह सकते हैं। वैसे अक्सर रात के औकात में वहाँ पे जो लोग थे या आमदोरफ्त थी, वो ना होने के बराबर हुआ करती थी। खैर, इसी तरह की एक रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मेरे पास जो शॉल मौजूद थी, मैंने उस शॉल को पहनने के बाद गैलरी में जाके बैठना मुनासिब समझा। अभी जबकि मुझे गैलरी में बैठे हुए 10 या 15 मिनट ही गुजरे होंगे, तो इत्तफाक से मेरी नज़र सामने जो अस्पताल था उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि जो अस्पताल का सहन है, यानी कि जो खुला हुआ एरिया है, वहाँ पे एक एक करके सीढ़ियों से लोग उतरना शुरू हुए हैं। अस्पताल में नॉर्मली ये सब हुआ करता है, लोग आते हैं जाते हैं। अक्सर जो मरीज होते हैं उनके साथ साथ पूरी फैमिलीज मौजूद हुआ करती हैं। तो पहले तो मैंने इतना गौर नहीं किया और मुझे लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। मैं दोबारा से मोबाइल यूज़ करने लगी। मुश्किल से 10 या 15 मिनट के बाद जब मेरी नज़र दोबारा से उस अस्पताल में उसके सहन के अंदर पड़ी, तो मैंने देखा कि तकरीबन 100 के करीब, तकरीबन 7 या 8 फीट के लंबे लंबे एक जैसे कपड़ों में लोग मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन सब के सब लोगों ने जुब्बे पहन रखे हैं और वो सारे के सारे लोग वहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कि कोई बयान हो रहा हो, कोई इस्लामिक महफिल चल रही हो, और सारे के सारे उसमें शरीक हों। हैरानी की बात ये थी, वो सारे के सारे स्टेयर्स की तरफ देख रहे थे, जबकि स्टेयर्स पे कोई भी मौजूद नहीं था। इन सब की जो आंखें थीं या इनकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। अब जैसे ही मेरी नज़र उनकी आंखों पे पड़ी तो मुझे थोड़ा सा शक महसूस हुआ। फिर मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने डर को ख़त्म करने के लिए दोबारा से मोबाइल यूज़ करने लगी। मेरी जो नज़रें थीं वो मोबाइल के ऊपर मौजूद थीं, लेकिन जो मेरा जहन था या मेरा जो दिलो दिमाग था, वो मुसलसल उसी बारे में ना सिर्फ सोच रहा था, बल्कि मैं अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ मैंने देखा है वो मैंने नहीं देखा है। खैर, दोबारा से जब मेरी नज़र उस तरफ सहन में पड़ी तो मुश्किल से 20 या 25 सेकंड लगे होंगे, लेकिन वहां पे अब कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे कुछ अजीब लगने लगा। एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा बीपी लो होना शुरू हो चुका है। सर्दी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पसीने छूट रहे थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वो क्या है। खैर, मैं जल्दी से खड़ी हुई और पलट के अपने रूम की तरफ आ गई। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुई तो मेरी मदर उठी हुई थी। उन्होंने जब मुझे परेशानी के आलम में देखा, मेरे पसीने छूटते देखा, तो मुझसे पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ है। अब जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैंने सामने अस्पताल के अंदर एक जमात देखी थी जो कि मर्दों पे मुश्तमिल थी, और उन सब की जो आंखें थीं या उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। ये सुनते ही मेरी मदर ने मुझे डांटना शुरू कर दिया और वो कहने लगी, मैं इसी वजह से तुम्हें मना करती थी कि तुम रात के औकात में गैलरी में जाके ना बैठो।
खैर, मेरी मदर ने मुझ पे दम दुरूद किया और तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। जब मेरी तबीयत कुछ नॉर्मल हुई तो मेरे फादर ने, बल्कि मेरे बड़े भाई ने और मेरे जितने भी इलाके वाले हैं, उन सब ने इस बात को एडमिट किया कि ये जो अस्पताल है ये हॉन्टेड अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर अक्सर लोगों ने जन्नात को देखा है। और इसके साथ साथ जो इस अस्पताल का गार्ड था वो ये भी कहा करता था कि ये जो अस्पताल है इसकी छत के ऊपर अक्सर जन्नात की जमात हुआ करती है। मेरा नाम प्रदीप है और मैं इंडिया अलीगढ़ से बिलोंग किया करता हूँ। जो वाकया मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये वाकया 2006 और 2007 में मेरे साथ पेश आया था। हमारा जो ताल्लुक है, बेसिकली अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे गांव मौजूद हैं। तो उन गांव के अंदर एक बहुत ही कदीम गांव है जो कि आप कह सकते हैं कि मेन सिटी से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो उस गांव से हमारा ताल्लुक है और हमारा जो गांव है वहाँ पे अब भी बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। खैर, ये जो वाकया है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 17-18 साल पुराना वाकया है और उस दौर में हमारे गांव में कहीं कहीं पे बिजली हुआ करती थी और बहुत सारा एरिया इस तरह का था कि वहाँ पे बिजली मौजूद नहीं थी। वैसे ही कच्चे पक्के रास्ते थे और ज़्यादातर हिस्सा खेतों पे मुश्तमिल था। तो अक्सर गांव के जो लोग थे वो 7 या 8 बजे तक सो जाया करते थे। कुछ लोग इस तरह के थे जिनका गुज़रो औकात ज़राअत पे था, तो उनकी मजबूरी थी कि रात को भी उनको फसलों को ना सिर्फ पानी देना होता था बल्कि अपनी खेती की या अपनी फसल की रखवाली के लिए जागा जाता था। मेरे जो फादर थे उन्होंने मेरी हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी लगाई हुई थी और मुझे कहा हुआ था कि खेतों की रखवाली के साथ साथ खेतों में जो पानी डालने का काम है वो तुम किया करोगे। तो अक्सर जब 7 या 8 बजते तो मैं खेतों में चला जाया करता था। हालांकि खेतों के बारे में या इससे मुत्तसिल जो एक बाग था जिसे आमों का बाग कहा जाता था, उस बाग के बारे में बहुत सारी कहानियां थीं जो मशहूर थीं। कुछ लोग कहा करते थे कि वहाँ पे चुड़ैलें रहा करती हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पे भूत प्रेत मौजूद हुआ करते हैं। खैर, इत्तफाक से ना मेरा ना मेरे फादर का कभी भी इस तरह के वाकयात से सामना नहीं हुआ था, तो कम से कम मैं तो इतनी जल्दी नहीं डरा करता था। मेरा ख्याल था कि जो गांव के औबाश नौजवान हैं या जो हेरोइन वगैरह पिया करते हैं, अक्सर वो इस तरह की बातें फैला देते हैं ताकि लोग घरों से निकलने में, ख़ास तौर पे रात के टाइम में, परहेज करें। अच्छा, इत्तफाक से जब 2006 में मैं अपनी खेती की रखवाली के लिए या पानी डालने के लिए वहाँ पे जाया करता था, तो मैं 3 या 4 दिन से महसूस कर रहा था कि जब भी मैं उस आम वाले बाग के सामने से गुजरता हूँ या उस बाग के सामने मौजूद होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों की चीखने की या औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब क्योंकि ये गांव था और इस गांव से जो दूसरे गांव का रास्ता था वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। अब अगर हमारे गांव में कोई औरत नहीं चीख रही होती थी तो ये आवाज़ें कहाँ से आया करती थीं? ये सवाल तो मेरे जहन में यकीनन मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं अपने फ़राइज़ को अंजाम देने में कोताही नहीं किया करता था। इसी तरह एक रात जब मैं अपने घर से निकला तो इत्तफाक से मुझे निकलते निकलते रात के 9 बज चुके थे और गांव के हिसाब से ये तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं उन खेतों के दरमियान से होता हुआ उस आम के बाग के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने शायद मुझे मुखातिब करने की कोशिश की है या फिर पीछे से मुझे आवाज़ दी है। अब जैसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अल्टीमेटली पलट के आमों के बागों की तरफ देखा और जैसे ही मेरी नज़र आम के बाग की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि दीवार के साथ जो सबसे पहला आम का दरख्त मौजूद है
ऐसा लगने लगा कि उस दरख्त के ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब जब मैंने उसके ऊपर मजीद गौर किया तो वाकई में एक औरत आम के दरख्त की शाख के ऊपर बैठी हुई थी, और इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थी या उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई अजीब सी रोशनी मौजूद है या उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है। हैरान कुन तौर पे उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे बाल थे कि आम के दरख्त की शाख पे बैठे होने के बावजूद भी उसके बाल बाकायदा जमीन को छू रहे थे। अब मुझे अंदाजा तो हो चुका था कि इस आम के बाग के बारे में जो हमने किस्से कहानियां सुन रखे हैं वो वाकई में हकीकत हैं। खैर, अभी मैं जिस सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ था, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना था और कैसे भी करके यहां से आगे बढ़ना था। इससे पहले कि मैं पलटता और वहां से आगे भागता, मैंने देखा कि वो जो औरत है उसने एकदम से जमीन के ऊपर जंप लगाई है। यानी कि वो देखते ही देखते उस आम की शाख से नीचे आ चुकी थी और एकदम से उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि जब वो जो औरत थी मेरी तरफ बढ़ रही थी तो मेरी तरफ बढ़ने के लिए वो अपने पाँव के साथ साथ अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि उसके पाँव और हाथ जमीन पे मौजूद थे और किसी जानवर की सी तरह वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस वक्त मैंने ना आओ देखा ना ताओ, जितना तेजी से हो सकता था अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ भागना शुरू किया। जैसे जैसे मैं अपने गांव की तरफ भाग रहा था वैसे वैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था मेरी मौत यकीनी है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र, मैं जैसे तैसे ना सिर्फ अपने घर पहुंच गया बल्कि जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो इत्तेफाक से जो मेरे फादर थे वो गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। उन्होंने जब मुझे भागता हुआ घर की तरफ आते हुए देखा तो बताते कि तुम्हारे पीछे कोई औरत भाग रही थी जो कि बहुत ही खौफनाक शक्ल की हामिल थी, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे देखने के बाद वो वहीं पे रुक गई। बहरहाल मेरे फादर को भी अंदाजा हो चुका था कि मेरे पीछे एक चुड़ैल लग चुकी है। कुछ देर के अंदर अंदर जब मैं अपने घर के अंदर गया तो मुझे देखते ही देखते 103, 104 बुखार हो चुका था। तकरीबन आने वाले 10 से 12 दिनों तक मैं शदीद बीमार रहा और उसके बाद से मेरे फादर ने मुझे खेतों में भेजना या रात की ड्यूटी देना ख़त्म करवा दिया था। आज भी वहाँ पे आमों का बाग मौजूद है और आज भी लोग कहा करते हैं कि मगरिब के बाद यानी अंधेरा होने के बाद उस आमों के बाग से औरतों की चीखने की या औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें आया करती हैं। मेरा नाम आमना है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2003-2004 में मैं कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के तौर पे जॉब किया करती थी। ये जो हॉस्पिटल था ये नॉर्थ आजमाबाद के अंदर मौजूद था और अक्सर हमारी जो ड्यूटी थी वो 12 से 16 घंटे की हुआ करती थी। अब क्योंकि जो अस्पताल के मालिक थे वो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे, हमारे दुख सुख में हमारे साथ मौजूद होते थे, तो हम भी कोशिश किया करते थे कि दयानतदारी के साथ बल्कि एक्स्ट्रा माइल जाके अपने काम को अंजाम दे सकें। ये जो हॉस्पिटल था ये 2 से 3 मंजिलों पे मुश्तमिल था और एक बहुत ही बड़ा सा अस्पताल था। जब शुरू में मैंने यहाँ पे आके अपनी जॉब शुरू की थी तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अक्सर मुझे कहा करता था कि रात के औकात में ख़ास तौर पे 2 से 3 बजे के दरमियान जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड मौजूद है उसके बराबर में नहीं जाया करो। अब वो पता नहीं क्यों इस तरह से कहा करता था, हालांकि हमारी ज़रूरत थी और जब भी हमें कहा जाता था तो हमें वहाँ पे जाना होता था। बेसिकली ये जो इमरजेंसी वार्ड था इस वार्ड के बिल्कुल बराबर में 2 स्टोर नुमा जगहें मौजूद थीं
और इनके बिल्कुल बराबर में सीढ़ियां मौजूद थीं। जब भी मैं उससे पूछती कि तुम ऐसा क्यों कहा करते हो, तो वो कहता कि बस मैं मना करता हूँ, कोशिश करें कि आप वहाँ पे ना जाएं। शुरू शुरू में मुझे लगा कि क्योंकि स्टोर रूम में वहाँ पे सामान मौजूद होता है जो कि बहुत ही कीमती हुआ करता है, तो शायद ये इसी वजह से मुझे मना किया करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो मुझे लगने लगा था कि वाकई में कुछ ना कुछ है जो वहाँ पे मौजूद है। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और मैं इमरजेंसी वार्ड से एक पेशेंट को देखने के बाद बाहर निकली। अब जैसे ही मैं बाहर निकली तो अल्टीमेटली मेरी जो निगाहें थीं वो सामने की तरफ थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे, यानी कि जहाँ पे स्टोर रूम और सीढ़ियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है तो मैंने फौरन से उस तरफ देखा। अब जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, बात आई गई हो गई और मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा। मैं आगे चली गई, फिर अपने कामों में बिजी हो गई। उसी रात इत्तफाक से 4:30 या 5 बजे का टाइम था और मैं दोबारा से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ रही थी। जब आप इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ा करते हैं तो आपको आते हुए वो जो स्टोर रूम वाली जगह है या जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं वो वाज़े तौर पे नज़र आया करते हैं। जैसे ही मैं उस तरफ आ रही थी तो एकदम से जो मेरी नज़र थी वो स्टेयर्स की तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि स्टेयर्स पे कोई औरत बैठी हुई है जिसने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ रखी है और उसका जो सर है वो उसने नीचे की तरफ किया हुआ है। अब क्योंकि ये एक प्राइवेट अस्पताल था, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला अस्पताल था, तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे कि कोई पेशेंट या कोई अटेंडेंट इतनी रात में सीढ़ियों पे आके बैठ सके। अगर कोई गलती भी करता तो फौरन से जो गार्ड था वो उसको वहाँ से हटा दिया करता था। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे यकीन हो चला था कि कोई औरत है जिसने ब्लैक कलर की ना सिर्फ चादर ओढ़ रखी है बल्कि उसके जिस्म पे जो उसने लिबास ज़ेब तन किया हुआ है वो जगह जगह से ना सिर्फ फटा हुआ है बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म से जगह जगह से खून रस रहा है। अब एक ज़ख्मी पेशेंट का या ज़ख्मी मरीज़ का यहाँ पे मौजूद होना, मुझे कम से कम अंदाज़ा तो हो चुका था कि चौकीदार मुझे क्यों मना किया करता था। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी। मैं इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ रही थी और इमरजेंसी वार्ड से कुछ कदम के फासले पे वो औरत बैठी हुई थी। इससे पहले कि मैं इमरजेंसी रूम के अंदर मुड़ती, आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो औरत थी उसने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ करना शुरू किया। अब जैसे ही उसने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पे ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि उस औरत के दांतों में से खून रस रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों की जगह लाल रोशनी मौजूद है। जैसे ही मैंने इतनी खौफनाक शक्ल की इस औरत को स्टेयर्स पे देखा तो मैं जैसे तैसे करके इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हो गई। और जैसे ही मैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर दाखिल हुई तो इत्तफाक से सामने एक बहुत बड़े डॉक्टर खड़े हुए थे। उन्होंने जब मेरी ऐसी हालत देखी, मुझे परेशान देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ है। अब मैंने उनको बताया कि जो स्टेयर हैं वहाँ पे कुछ अजीब सी जख्मी औरत बैठी हुई है और मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है। ये सुनने के बाद वो जो डॉक्टर साहब थे वो कहने लगे, बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है। अस्पताल का ये जो हिस्सा है जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे स्टोर रूम मौजूद है, ये जगह कहा जाता है कि बहुत ही भारी जगह है और यहाँ पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं। खैर, ये सब सुनने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि मेरे आने से पहले भी यहाँ पे इस तरह के वाक़यात पेश आए होंगे। लेकिन उसके बाद से जब भी मैं वहाँ पे जाती थी
تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی میل یا فیمیل نرس کو لے کے جایا کرتی تھی۔